पहला सुबह में आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है। बाजारों के खुलने की तैयारी है। प्री ओपनिंग सेशन में एसजेएक्स निफ्टी 32-33 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन होने वाला है उस पर राय ली जाए। देवांग, दो स्टॉक है मेरे रडार पर, पीपावाव डिफेंस और प्राइम फोकस। खबरें आई कि इन दोनों ही स्टॉक्स में राकेश झुनझुनवाला ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, खासतौर से उस डेवलपमेंट के बाद जहां अनिल अंबानी ग्रुप ने इन दोनों ही स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसके बाद राकेश झुनझुनवाला की तरफ से कम होती हुई दिखी। निवेशकों के लिए क्या राय होगी, बेचकर निकल जाएं? आई थिंक बहुत समय से पीपावाव डिफेंस पे तो हमने ये व्यू रखा है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट आई थी उसी समय पे भी लगा था कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा रनअप कर चुका है, तो यहाँ पे एक बार जिनको प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और नए किसी को भी बाइंग करने की हम सलाह नहीं दे रहे। सिमिलरली डिटो प्राइम फोकस भी, जहाँ पे कोई ऐसे एक्सीलेंट फंडामेंटल्स नहीं दिख रहे जिससे एनकरेज हो जाए कि कोई बाय करे। तो आई थिंक दोनों में नजरिया ये होना चाहिए कि एग्जिट ऑन राइज जिनके पास है उनके लिए चलिए उछाल में बिकवाली करें, बेचकर निकल जाए। निवेश के लायक नहीं बचे हैं ये दोनों स्टॉक, ऐसा मानना है देवांग का। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी और बता दें आपको किस तरह के संकेत यहां पर दिख रहे हैं। मजबूत शुरुआत के संकेत तो है ही। देखते हैं क्या भारतीय बाजारों में उस तरह की मजबूती दिखती है जैसी कि उम्मीद की जा रही है, या फिर उससे बेहतर कारोबार होता दिखता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में सेंसेक्स और निफ्टी में इस वक्त, और कल की रिकवरी को हम कितना आगे बढ़ा पाते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 30 अंकों के आसपास की मजबूती यहां पर एसजेएक्स निफ्टी में 8,500 के आसपास के लेवल से इस वक्त दिखेंगे। 35 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स, 55 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ नजर आएगा। जो स्टॉक सेक्शन में है उनमें एचडीएफसी बैंक आज नतीजे पेश करेगा 8% ऊपर, एनटीपीसी में 6% की मजबूती, लुपिन 3% मजबूत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 2,500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं तेलंगाना में, यहां पर 4% के आसपास की तेजी बनती हुई दिख रही है। ये स्टॉक्स एक्शन में है पॉजिटिव साइड में। आईटीसी 4% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प में 4% की गिरावट दिखेगी, लेकिन मारुति अब ऊपर आता हुआ 4% ऊपर है। गेल के स्टॉक में भी 2.5% के आसपास का रुझान बनता हुआ दिख रहा। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिखेंगे आपको इस वक्त तेजी के लिहाज से। रुपए की शुरुआत होती हुई दिख रही है, थोड़ी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। फिर से 63 के लेवल की तरफ रुख करता हुआ रुपया 13 पैसे कमजोर, 1/4% की कमजोरी रुपए में इस वक्त आपको नजर आएगी। तो 62.95 ये है लेवल इस वक्त रुपए का, लेकिन ये रुझान इस वक्त के बनते हुए दिख रहे हैं करेंसी मार्केट की शुरुआत के। हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट जुड़ेंगे। आज के एक अहम मुद्दे पर भी हम बात करेंगे जो कि एफआईएस के टैक्सेशन से रिलेटेड है। हमारे साथ कुछ देर में जयसागर एसोसिएट्स के सुनील जैन जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल की सरकार की तरफ से जो सफाई आई है एफआईएस के टैक्सेशन को मुद्दे को लेकर, क्या उससे एफआईएस राहत महसूस करेंगे या फिर अब भी दिक्कतें और चिंताएं बरकरार है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे उनसे। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जैन साहब। जैन साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जो कुछ कल कहा है, चाहे वित्त राज्य मंत्री हो, रेवेन्यू सेक्रेटरी या फिर सीबीडीटी चेयरपर्सन, कि एफआईएस जो मॉरिशस से और सिंगापुर से आ रहे हैं और जिनकी डोमिसाइल वहां की है उन पर मैट नहीं लगेगा, क्या एफआईएस की चिंताएं दूर करने के लिए ये सफिशिएंट है? जी, बहुत सारे एफआईआई जो इंडिया में हैं वो मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते से ही इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। या तो सेबी रेगुलेशन में एक सब अकाउंट उनको खोलना होता है, तो वो सब मॉरिशस और सिंगापुर में होस्ट किया जाता है। तो इसके चलते डेफिनेटली कल कुछ क्लैरिफिकेशंस जो आई हैं वो मार्केट की जो चिंताएं हैं उनको दूर करना चाहिए। अगर आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट देखें इंडिया का मॉरिशस के साथ या सिंगापुर के साथ, तो उसमें आपको फिर बहुत ज्यादा मैट के जैसा कोई टैक्स या बिजनेस प्रेजेंस के ऊपर इस तरह से कोई टैक्स लगे कि सिर्फ बैंक अकाउंट इंडिया में खोल लेने से या सेबी की कंप्लायंसेस करने से, कस्टोडियन अपॉइंट करने से इंडिया में आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस प्रेजेंस बनेगी और फिर मैट आपके ऊपर लगेगा। तो इस तरह की कोई व्यवस्था इंडिया मॉरिशस ट्रीटी और इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में नहीं है। तो इसके चलते डेफिनेटली एक हेल्पफुल क्लैरिफिकेशन कल सामने आई है और सिग्निफिकेंटली मार्केट की जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस होने चाहिए। बिल्कुल जैन साहब, कल जब हम आपसे 1 बजे के आसपास बात कर रहे थे, जयंत सिन्हा जी ने जब सीएनबीसी आवाज से बात कही थी और ये कहा था कि वो हेल्पलेस हैं, उसके बाद आप थोड़े निराश थे, लेकिन इस क्लैरिफिकेशन के बाद अब आप थोड़े खुश हैं और आपके क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं? अब ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और ये भी बताइए, जयंत सिन्हा जी ने जो उसके बाद दूसरा बयान दिया कॉन्फ्रेंस कॉल में जो उन्होंने एफआईएस के साथ कही, और उसमें ये कहा कि वो फाइनेंस बिल पास होने से पहले दरअसल इस पूरे मुद्दे को रिजॉल्व कर लेंगे, इससे थोड़े आप और आश्वस्त हैं?
हाँ, डेफिनेटली अगर आप देखें तो एक पॉलिसी मेकर्स के लेवल पर ये कंट्रोवर्सी जिस तरह से पिछले 40-50 दिनों में क्रिएट हुई है, वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट नहीं कही जा सकती। एक तरफ हम देखते हैं कि गार और वोडाफोन जैसे मामलों में हेल्पफुल क्लैरिफिकेशन आती है, और दूसरे हाथ से हम खुद अपने लिए, इंडिया के लिए ऐसी प्रॉब्लमेटिक टैक्स रिजीम क्रिएट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप मॉरिशस और सिंगापुर से आने वाले एफआईआईज को ये एक हेल्पफुल क्लैरिफिकेशन टैक्स डिमांड्स को दूर करने में मदद करेगी, तो ये हेल्पफुल रहेगा। और जहां तक फाइनेंस बिल की बात है, तो अब देखिए, अब बजट का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है पार्लियामेंट में, और अब जब फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल की डिबेट का जवाब देने के लिए खड़े होंगे, तो हो सकता है कि कुछ और अच्छी चीजें इंटरनेशनल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के संदर्भ में सामने आए। लेकिन और जो एक बात कल इम्पोर्टेंट कही उन्होंने क्लेरिफिकेशन में, वो ये थी कि मॉरिशस और सिंगापुर से जो आने वाली एफआईज हैं, उन पर मैट का एग्जेम्पशन तभी होगा जब डोमिसाइल वहां की हो, राइट। और जनरली हम ये सब लोग जानते हैं कि वो एफआईज की डोमिसाइल वहां पर प्रूव करना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि दुनिया भर के कई अलग अलग जगहों से एफआईज वहां पर आकर उस टैक्स रूट का फायदा उठाने के लिए आज से करते हैं। तो फिर क्या उनके लिए वाकई में रिलीफ है, क्योंकि डोमिसाइल तो प्रूव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कैसल्टन वाले केस को जो आधार मानकर एफआईज को नोटिस टिकाए गए, वहां पर तो डोमिसाइल भी मॉरिशस की थी, लेकिन उसके बावजूद टैक्स वो एडवांस रूलिंग का जो डिसीजन आया वो उनके अगेंस्ट में आया। तो फिर ये अब उस लिहाज से एफआईज को क्यों एक राहत मिलनी चाहिए? फिर तो डोमिसाइल तो प्रूव नहीं कर पाएंगे इस बात को। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और जो एक गार का मैंने जिक्र किया, वो गार का भी यही काम है कि वो ये एस्टेब्लिश करे कि मॉरिशस और सिंगापुर में जो है सब्सटेंस या उनकी प्रेजेंस या डोमिसाइल नहीं होता है, बल्कि वो डायरेक्टली जहां अमेरिका वगैरह से आते हैं वहां होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मॉरिशस के संदर्भ में हमारे यहाँ बहुत सारी जजमेंट है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी मॉरिशस एंटिटी के पास वहां की अथॉरिटी से टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट मौजूद है, तो डोमिसाइल जो है मॉरिशस में, और इसी तरह सिंगापुर से अगर सर्टिफिकेट मौजूद है, तो वहां पर एक डोमिसाइल एस्टेब्लिश करने में और प्रूव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज भी बहुत सारे शेयर बेचने की डील्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से भी होती हैं, जहां मॉरिशस सीटी का बेनिफिट लिया जाता है और कैपिटल गेन्स पे नहीं होता है। तो ये एक सेटल्ड मामला है। डोमिसाइल का जहां तक इशू है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली अक्सर ये स्टैंड लेती है कि आपका सब्सटेंस, आपकी एक्चुअल बिजनेस प्रेजेंस और डोमिसाइल आपके हेडक्वार्टर्स में है, जहां रियली बिलोंग करते हैं वहां पर है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अब क्योंकि मामले को एक पीसफुल तरीके से निपटाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फील्ड फॉर्मेशन और अपने जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनको भी सरकार कहीं ना कहीं अच्छे निर्देश देगी कि आप जिन लोगों की डोमिसाइल मॉरिशस और सिंगापुर में है, उसको उन केसेस को तो एटलीस्ट इस विगरसली परस्यू ना करें और डोमिसाइल को रिस्पेक्ट। जैन साहब, जब ये वाले नोटिस दिए गए थे, उसके बाद डर सबको दरअसल यही था कि और नए नोटिस जारी किए जाएंगे। ये बताइए, जिस तरह से सबने ये मुद्दा उठाया है और अब बयान सरकार की तरफ से लगभग हर रोज आने लगे हैं और घंटे में 3-3 बयान सरकार की तरफ से आने लगे हैं, आपको क्या लगता है कि नए नोटिस अब शायद जारी ना हो? ये नए नोटिस के संदर्भ में हमें तो थोड़ा ध्यान से कल की कॉल की समरी देखनी होगी। उसमें ये भी सामने आया कि अभी ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है कि कौन एफआईआई डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ एफआईआई जो मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नोटिस तो उन्होंने खुद कहा है कि हम सभी तरह के एफआईआई को इशू कर रहे हैं, और जिन एफआईआई की एंट्री मॉरिशस और सिंगापुर के तहत है, उनको अपना नोटिस को एनल कराना होगा, वॉइड कराना होगा, और उनको अपील में जाना होगा। अब वो एक बहुत ही लंबा रास्ता है, एक बहुत ही अननेसेसरी और अनावश्यक किस्म की ये कंट्रोवर्सी 40-50 दिन में सामने आई है। गवर्नमेंट धीरे धीरे अब इसमें क्लैरिफिकेशन दे रही है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टैक्स इश्यूज क्रिएट करके आप 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़ अक्रॉस ऑल एफआईआई रिकवर नहीं कर बिल्कुल। सकते। जैन साहब, एक और मुद्दा इस पर, और वो ये कि चलिए मॉरिशस और सिंगापुर वाली एफआईज का तो मामला क्लेरिफिकेशन से हो गया, मान लें कि जो सरकार कह रही है, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी कह रहे हैं, वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेंगे भी, मान लें। लेकिन बाकी का क्या, जो यूरोप से आ रहे हैं, जो अमेरिका से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो फिर मैट लगना है और पुरानी डेट से लगना है। और दूसरी बात ये कि फिर ऐसी सिचुएशन में
क्या ये ज्यादा जरूरी कि सरकार क्लियर कट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये कहे या फिर सीबीडीटी चेयरपर्सन ये कहे कि जो कुछ भी हमने नोटिस इशू किया है, अगर आप सिंगापुर या मॉरिशस से आ रहे हैं तो उन्हें एनल माने, उन्हें उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें लगे कि हमें लीगल प्रोसेस में नहीं जाना है, हमें ये सारे पेपर वर्क नहीं करने और अथॉरिटीज के बीच में फंसना नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक आपकी इंटरप्रिटेशन है। कहीं ना कहीं ये जो मॉरिशस और सिंगापुर से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है, इसका नेट मतलब ये निकलेगा कि आप इन्हीं कंट्री से इंडिया में इन्वेस्ट करें। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को डायरेक्टली अमेरिका से और बाकी बड़े डेवलप कंट्री से डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए एक डिस्करेजमेंट सामने आ रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि फील्ड फॉर्मेशंस को तो जिस तरह से आप पॉलिसी गाइडलाइंस देंगे वो उसी तरह से पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर FII जो मॉरिशस और सिंगापुर से आ रहे हैं वो ये आर्गुमेंट आपके सामने रख रहे हैं कि ट्रीटी के दौरान हमारी बिजनेस प्रेजेंस या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में एक्सपोज नहीं होती, इसलिए सिर्फ बैंक अकाउंट खोल लेने से या कुछ कंप्लायंसेस करने से आप हमें यहाँ पर प्रेजेंट ना माने और हम पर इस तरह से टैक्स ना लगाएं। मैट जैसा टैक्स बहुत सारी ट्रीटीज में मूटेड ही नहीं है। तो वो क्लैरिफिकेशन आपको ये गाइडेंस देनी चाहिए डिपार्टमेंट को कि ये इस जो सबमिशंस आएंगी FII की तरफ से, ये जो एक्सप्लेनेशन आएंगी इनको एक्सेप्ट करें और डिमांड को ड्रॉप करें। ऐसा होता है बहुत बारी केसेस खुलते हैं स्क्रूटनी में और जब हेल्पफुल क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन सामने आती है SNC की तरफ से, प्रूफ सामने आते हैं तो डिमांड को ड्रॉप किया जाता है। हर बार ऐसा नहीं है कि डिमांड क्रिएट की जाएगी। बिल्कुल, चलिए बस शुक्रिया जैन साहब समय निकालने के लिए CNBC आवाज पर आने के लिए। तो कुछ क्लैरिटी आई है और बहुत सारी क्लैरिटी अभी आना बाकी है। अपेक्षा यही करेंगे कि संसद में जैसा कि जयंत सिन्हा साहब ने कहा है कि फाइनेंस बिल पास होने से पहले वो कुछ और इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, वैसा ही होता हुआ दिखे भी। लेकिन रजत, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज इसने भी काफी अच्छे परिणाम पेश करे हैं। मार्जिन 4.5% से बढ़कर 8% हो गए हैं। मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो गया है। ये बताइए इस स्टॉक के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? यहां पर भी क्या तेजी देखने को मिल सकती है आज के सत्र में? हेमंत, आप एवरेस्ट इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में एक ही चीज बोलना चाहिए, चार्ट में उतना स्ट्रेंथ तो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कल भी जब बंद किया वो एकदम नीचे की तरफ में बंद किया है और पिछले 27 मार्च के दिन 288 का जो लो बनाया था उसके बाद में कल भी एक लो बनाया 292 का। तो अभी इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 283 पे है। तो एक बार ये 200 डेमा के आसपास जब पहुंच चुका है, यहां से बाउंस बैक होने का गुंजाइश है और उम्मीद भी करना चाहिए कि बाउंस बैक होगा। लेकिन इसका पिछले जनवरी से लेके आज तक का जो चार्ट पैटर्न है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसा ही स्थापित कर रहा है। जब तक ये कोई अच्छी बाइंग के साथ 350 का स्तर पार करके एक ब्रेकआउट ना दे देता है तब तक ये एक रेंज बाउंड छोटी अवधि का ट्रेड बन जाएगा। बट कोई फ्रेश निवेश इसमें करना चाहिए ऐसा मुझको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी पोजीशन आप लेंगे तो 280 के नीचे ऑन क्लोजिंग प्राइस बेसिस स्टॉप लॉस लगा के ही शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की कोई सलाह मैं इसमें नहीं देना चाहता हूं क्योंकि ये मिड कैप है और ऐसा लिक्विड भी नहीं है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है, नितिन, वहां पर आपसे राय लेना चाहता हूं। बायोकॉन, जहां पर साफ तौर पर ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर सिंजिन के IPO को लेकर और शायद अब बहुत जल्दी इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखे, वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना। स्टॉक आज 3% ऊपर है प्री ओपनिंग सेशन में, क्या ट्रेड लेना चाहिए? लेकिन जो मेरे ख्याल से बाई साइड में रहना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम अगर ओपन इंटरेस्ट कल देखिएगा तो करीब 4.5% करंट मंथ में ऐड हुए हैं और अगर दोनों मंथ का कंबाइन करें तो करीब 5.5%। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्यूचर मार्केट्स में वॉल्यूम्स काफी तेजी से कल इंक्रीज हुए हैं। करीब करीब अगर कल का वॉल्यूम देखिएगा तो परसों के कंपेरिजन में डबल वॉल्यूम हुए हैं फ्यूचर मार्केट में। तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में FNO में पोजिशन बन रही है और ट्रेडिंग एक्टिविटी इसमें हो सकती है और उसको देखते हुए अगर इस लेवल पे करीब स्टॉक 3% ऊपर खुल रहा है, अगर थोड़ा भी नीचे आता है तो मेरे ख्याल से ये आपको ऊपर टारगेट आपको 480 से लेके 490 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। 480 490 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बायोकॉन एक ऐसा स्टॉक जिसने अब तक फार्मा की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस ट्रिगर से शायद एक तेजी बन सकती है। कोल इंडिया पर भी आपसे राय लेना चाहूंगा। नितिन जी, ये बताइए कि जिस तरह से CLSA ने एक अच्छी एग्रेसिव रिपोर्ट लिखी है, इसके ऊपर 455 के टारगेट्स भी दिए हैं और कहा है सरकार जिस तरह से तेजी से काम कर रही है लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स को दूर करने के लिए, वो काफी फायदे की बात है। कुछ दिनों पहले हमने सरकार की तरफ
से ई ऑक्शन के जो लिमिट थी उसको बढ़ाने की खबर भी देखी थी। ये शेयर आपको कैसा लगता है? देखिए हेमंत, ये शेयर कल हमने रिकमेंड भी किया था अपने क्लाइंट्स को बाय के लिए और रिलेटिवली काफी स्ट्रांग है। मार्केट की वीकनेस में एटलीस्ट ये है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई और आपको स्टॉप लॉस भी करंट लेवल पे काफी अच्छे मिल रहे हैं। वो स्टॉप लॉस हमें जो मिल रहे हैं वो करीब 375 की रेंज में स्टॉप लॉस मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं यहां से अगर थोड़ा कम रिस्क में अगर एफएनओ में ट्रेड करना है तो इस स्टॉक में 390 395 तक के टारगेट आपको इस एक्सपायरी में हो सकते हैं और स्टॉप लॉस करीब करीब 375 के आसपास का बनता है। एक क्विक कॉल आईजीएल पर लेना चाहता हूं आपसे। कल एक अच्छा मूव देखने को मिला और खबरें ये आ रही कि कल पीएनजीआरबी के साथ टैरिफ वाले मामले पर फाइनल डिसीजन आईजीएल के लिए आता हुआ दिखेगा और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शायद आईजीएल के लिए डिसीजन पॉजिटिव हो। नितिन, इस स्टॉक में क्या करेंगे आप? देखिए जी, आईजीएल में भी जिस तरीके से जो पोजीशन बनी है और कल जो 2-3 दिनों से वॉल्यूम्स हो रहा है वो भी आज के दिन में पॉजिटिव आप मान के चलें और इसमें ऊपर के टारगेट करीब 475 480 का रेसिस्टेंस बनता है। तो शॉर्ट साइड ट्रेड नहीं होना चाहिए, बाई साइड ट्रेड होगा और वो करीब 440 का स्टॉप लॉस रख करके होगा। बट ऑयल एंड गैस, ऑयल मार्केटिंग में कल हम लोगों ने कुछ देखा है कि पोजीशन बनी है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आज की ट्रेडिंग में हो सकता है आपको एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राया टीवी और इस बीच बाजारों की खुलने की तैयारी और आपको बता दूं 85 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। सेंसेक्स और एसजीएक्स निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर मजबूती नजर आ रही है निफ्टी पर 50 अंकों की तेजी के साथ। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, बैंक निफ्टी में भी लगभग उतनी ही तेजी शायद बनती हुई दिखे। तो ये है शुरुआती कारोबार का रुझान। प्राइवेट बैंक्स आज मजबूत रह सकते हैं, पावर स्टॉक्स में तेजी हो सकती है, आईटी शेयरों में थोड़ी रिकवरी हो सकती है। ये संकेत प्री ओपनिंग सेशन से आते हुए पहले टिक आपको स्क्रीन पर आती है। 150 पॉइंट का बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है सेंसेक्स में पहली टिक पर, अब 100 अंक ऊपर है और 45 अंक ऊपर आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखा है। तो आधा % की दमदार शुरुआत होती हुई दिखी है। 8,475 8,500 की जो रेंज का पहला लेवल था, बाजार वहीं पर खुलता हुआ दिखा है। एशियन पेंट्स 1.5% के मुनाफे के साथ टॉप गेनर। यस बैंक में 1.5% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। टाटा स्टील मजबूत है 1.5%। टीसीएस जैसे दिग्गज में तेजी होती दिख रही है। भेल, टाटा पावर जैसे पावर स्टॉक्स भी अब 1% मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। यहां से मजबूती आ रही है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यस बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, ये सारे पॉजिटिव खुलते हुए दिखे। यहां से मजबूती साफ तौर पर दिख रही है। आइए कमजोर शेयरों का अगर जिक्र करें तो सिर्फ 2 स्टॉक हैं, केन इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज, जो लाल निशान में खुले हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ, कहां है मजबूती और कौन से स्टॉक सेक्शन में दिख रहे हैं। 2% की मजबूती के साथ यूनिटेक है टॉप गेनर। बायोकॉन में 1.5% के आसपास की मजबूती खुलती हुई दिखी है। इंडिया सीमेंट नीचे खुलता हुआ, ऊपर खुलता हुआ दिखा है 1.5%। एचडीएल में थोड़ी सी तेजी दिखेगी। तो कुछ खरीदारी होती दिख रही है हाई बीटा रियल एस्टेट शेयरों में इस वक्त, और मारुति भी 1.25% मजबूत है। कमजोर क्या है? केयर इंडिया 2% कमजोर है और टॉप यूजर यही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जो 1% से ज्यादा कमजोर है। लेकिन इस बीच बाजार मजबूती के साथ टिके हुए 150 अंक ऊपर सेंसेक्स, निफ्टी पर 50 अंकों की मजबूती होती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा है। स्मॉल कैप शेयरों में भी 0.5% की तेजी है और बैंक निफ्टी 0.5% इनफैक्ट मजबूत खुलता हुआ दिखा है। और कौन से स्टॉक्स रडार पर आपको? छोटे मझौले शेयर देखिए आप, वहां पर भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जहां अच्छे नतीजे आए हैं। सुप्रीम पेट्रोल में 5-5.5% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, यहां पर भी अच्छे परिणाम आए थे और आप देखिए करीब 14% का एक अच्छा उछाल यहां पर देखा जा रहा है। क्लैरियंट लाइफ साइंसेज के शेयर ने निराश किया है, नंबर्स कमजोर थे, बायबैक का प्राइस 950 पर था। क्लैरियंट में एक दबाव देखने को मिल रहा है। रैलिस के नंबर्स ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, यहां पर एक सुस्ती के साथ आज ओपनिंग होती हुई नजर आई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यस बैंक में 2% की तेजी देखने को मिल रही है। सुजलॉन 1-1.5% मजबूती के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। मन इंफ्रा यहां पर भी काफी सारे खबरें हैं, जिसके चलते यहां पर एक्शन आज फिर देखने को मिला है। 4-4.5% का उछाल के साथ इस शेयर ने भी दिन की शुरुआत कर दी है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बाजार अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से वोलेटाइल होता हुआ 100 अंक ऊपर, लेकिन अभी भी सेंसेक्स 28,000 के ऊपर कारोबार यहां पर इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन केन इंडिया ये टॉप लूजर है। एफएनओ में जिस तरह से नंबर्स खराब आने वाले हैं, यहां पर एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है और टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक दरअसल बायोकॉन का ही है। अब भी 2% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता है। बिल्कुल, तो यहां पर एक्शन साफ तौर पर पॉजिटिव साइड पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
बेहतरीन शुरुआत की है इस स्टॉक ने आज के सेशन की। क्लेरेंट केमिकल उतना कमजोर नहीं जितना शायद लोग अंदाजा लगा रहे थे, मामूली कमजोरी के साथ अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 2% का नुकसान, 950 रुपए की बायबैक प्राइस के ऊपर टिकने की कोशिश यहां पर होती हुई दिख रही है। नतीजों की बात आपने की, लेकिन अब एवरेस्ट इंडस्ट्री में देखिए 13% का बड़ा गेन आ चुका है, 14% ऊपर हो चुका है। गुजरात गैस भी 3% ऊपर है। यहां पर अच्छी शुरुआत होती दिखी है नतीजों के दम पर, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ओवरऑल बाजार में रुझान यहां पर मजबूती की तरफ होता हुआ दिखा है। 8,475, 8,500 रेजिस्टेंस जो है बाजार ने शुरुआती कारोबार में उसे टेस्ट किया है और आज का हाई मैं आपको बता दूं निफ्टी ने जो बनाया है 8483, ये हाई है निफ्टी का, और 8464 जो कि इस वक्त का लेवल है वो लो है इस वक्त निफ्टी पर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है रजत, देवांग और नितिन। पहले निफ्टी पर ही एक राय, 8467 कैश में इस वक्त लेवल है निफ्टी का, 38 पॉइंट ऊपर, क्या ट्रेड लेना चाहिए इंट्राडे ट्रेडर्स को? देखिए जी, अगर मौका मिले 8450 स्पॉट लेवल आता है तो उस समय आपका स्टॉप लॉस काफी अच्छा बनता है। मेरा स्टॉप लॉस है 8420 के आसपास स्पॉट के हिसाब से, और अगर आप फ्यूचर आपको 8460, 8455 की रेंज में मिलता है तो फ्यूचर का स्टॉप लॉस आपको करीब 8430 के आसपास, यानी 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और निफ्टी यहां से अगर 20 पॉइंट नीचे आती है उस समय अगर आप बाई करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और मेरा जो ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि वो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी होगी, और अगर निफ्टी नीचे नहीं आती है और फिर आज के हाई को अगर ब्रेक करती है तो उस केस में भी हम बाई कर सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि 8550 के टारगेट्स आपको इस एक्सपायरी में मिल सकते हैं। तो छोटे मझोले शेयरों में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। गार्डन फिल कल हमने देखा था 20% का अपर सर्किट सेकंड हाफ में स्टॉक में लगा था। आशीष की टीम का कल ये फ्री हिट स्टॉक भी रहा था। आज भी देखिए 10 डे एवरेज वॉल्यूम के बराबर के वॉल्यूम अब तक हो चुके हैं और 3.5% का उछाल देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। अशोक लेलैंड एक और ऐसा स्टॉक है, आप देखिए यहाँ 1.5% का उछाल आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। और रियल्टी शेयर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। HDIL हो या फिर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हो, यहाँ पर एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नितिन, रियल एस्टेट शेयरों में कोई शेयर आपको लगता है जहां पर और तेजी बन सकती है? बाजार कल कमजोर भी था फर्स्ट हाफ में, तब भी इन स्टॉक्स ने थोड़ा बेटर प्रदर्शन कल भी दिखाया था। देखिए हेमंत, काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, बट अभी बहुत ज्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। कल सारे के सारे स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट कम हुए। इनफैक्ट करेंट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ दोनों में अनवाइंडिंग हुई है पोजीशन, यानी जो भी बाउंस बैक है वो शॉर्ट कवरिंग के कारण हुआ है। अगर आप सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन देखेंगे तो DLF में शॉर्ट पोजीशन काफी बनी हुई है, तो वहां सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट जिस तरीके से अगर यहाँ पे जो डेटा बन रहा है वहां पे बाई पोजीशन नहीं है, शॉर्ट कवरिंग के कारण DLF आपको हो सकता है 145, 146 की तरफ मूव कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खरीदेंगे आप देवांग, क्योंकि यस बैंक ने नंबर्स दमदार दिए, DCB, इंडसइंड, और अब यहीं पर तेजी होती दिख रही है। और टॉपिक आई थिंक येस बैंक का टॉपिक रहेगा, कंटिन्यूसली हम सजेस्ट कर रहे हैं ये, और हर क्वार्टर अगर आप देखें तो ये मार्केट को सरप्राइज कर रहा है, बीट करते जा रहा है एक्सपेक्टेशंस को इन टर्म्स ऑफ NIM देखे, NPA देखे। मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतरीन है, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, और जैसे आपने कहा DCB, ये 3 बैंक्स ने नंबर पोस्ट किए अभी तक। और हमें लग रहा है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो प्रीमियमाइजेशन है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। PSU थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, 2 वैल्यूएशन यहाँ पे भी सस्ते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक क्लियरली ये 2-3 बैंक्स जो मैंने डिस्कस किए ये टॉपिक्स है। ओके, ऊपरी तरह से बाजार देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसलता हुआ, अब एक गैप अप ओपनिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन इस समय आप देखिए 8465 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। और IT सेक्टर पर आपसे राय लेना चाहता हूं रजत, हमने देखा कि ये सबसे बड़ा परेशानी का एरिया बना रहा जब से नंबर्स IT कंपनियों ने कमजोर प्रदर्शन दिखाने शुरू किए। 7% IT इंडेक्स गिर चुका है। ये बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अभी लगता है कि बाइंग करनी चाहिए, और ये भी आपको क्या लगता है कि थोड़ी देर अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए कि IT सेक्टर को? क्या राय बन रही है IT कंपनियों पर आपकी? देखिए IT क्षेत्र में मैं बाई कॉल सिर्फ एक ही काउंटर पे देना चाहूंगा कि वो है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज। उसको चार्ट देखते हुए लग रहा है कि एक बार जितना उसको करेक्शन होना था वो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और अभी मैं उम्मीद करता हूं कि 2230 का स्तर एक बार दोबारा टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। कल का जो लो था 2100 के आसपास में, उसी के नीचे स्टॉप लगाइए, या तो अगर आपको उतना लंबा स्टॉप अगर पसंद नहीं है तो 2110 के नीचे लगाइए, और ऊपर में 2230 का उम्मीद कीजिए। इट्स अ स्विंग ट्रेड काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि कल रिजल्ट है, रिजल्ट के टाइम पे ये 2230 पहुंच जाएगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इसीलिए इन्फोसिस इज द सेफेस्ट बेट आउट हियर।
नितिन, दो स्टॉक वायदा कारोबार में M&M फाइनेंस और L&T फाइनेंस, दोनों ही NBFC आज अपने नतीजे देंगी। दोनों में से कहीं कोई मौका दिखता है ट्रेड करने का आपको लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? देखिए जी, M&M फाइनेंस में लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट खराब था। उसके बाद हम लोग जो बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं करीब एक आध महीने से, काफी स्ट्रांग बेस फॉर्मेशन इसमें बना है और वो करीब 260 की रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट है। बट कल के दिन में ये देखा गया कि इसमें डिलीवरी काफी उठी है और वॉल्यूम्स जो कैश एंड फ्यूचर मार्केट में काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आपको M&M फाइनेंस से मिल सकता है। जो डेटा बन रहा है वो बाई साइड का डेटा है और चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर 270 का स्टॉप लॉस हम लोग रखें तो पॉसिबल है कि 295 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ओके, M&M फाइनेंस पर नजर जरूर होनी चाहिए, कुछ पॉजिटिव सरप्राइज नतीजों में देखने को मिल सकता है। काफी गिरावट वैसे भी स्टॉक में देखी जा चुकी है। कुछ और स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। रजत, हमने देखा काफी दबाव IT में देखने को मिला, फार्मा में भी काफी दबाव देखने को मिला। ये बताइए, कोई स्टॉक आपको लगता है जहां पर खरीदारी करनी चाहिए या अभी भी इसको अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए? उसमें सिर्फ बायोकॉन मुझको अच्छा लगता है। बायोकॉन में देख के लगता है कि ये ऊपर की तरफ चलेगा। कल रिवर्सल आया है, वो उसको आप वन डे बार रिवर्सल कहिए कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आफ्टर शॉर्ट टर्म करेक्शन। लगता है कि 475 से 490 के स्तर दोबारा टेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा हम ये कहूँगा कि बाकी आई फील स्टॉक्स लाइक सन फार्मा एंड ऑल, वो उसमें और भी करेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज है। तो इस लेवल पे मेरा लेने का उतना रुचि नहीं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर सन फार्मा के स्टॉक पर काफी एक्शन यहाँ पर दिख रहा है नेगेटिव साइड पर। केन इंडिया के काउंटर पर जहाँ पर 2% का नुकसान है, शॉर्ट करना चाहिए नितिन या फिर लेट हो चुके हैं अब? ऑलरेडी 5 दिनों में रेगुलर गिरावट है और इस लेवल पे रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा नहीं है। 210 के आसपास सपोर्ट है, बट यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए। पॉसिबल है कि स्टॉक 210 का लेवल नीचे ब्रेक कर सकता है। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के शॉर्ट करना चाहते हैं तो 218, 219 का स्टॉप लॉस बनता है और मुझे लगता है कि 205 तक के लेवल्स आपको रिजल्ट के समय अगर कुछ नेगेटिव आता है तो 205, 201 तक स्टॉक नीचे गिर सकता है। लास्ट 3-4 दिनों में काफी शॉर्ट पोजीशन स्टॉक में बनी है। नितिन, टाटा स्टील और PNB, टाटा स्टील ने इस महीने में देखिए 12% का उछाल दिखा दिया है। आज भी ये स्टॉक मजबूत है, मेटल सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है ये शेयर। और PNB ने भी देखिए करीब करीब इस बाजार के करेक्शन में करीब 12% का अपमूव अच्छा दिखाया है। इन दोनों ही शेयरों में आपकी क्या राय है? देखिए, टाटा स्टील में शॉर्ट टर्म जो चार्ट्स हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं। आफ्टर पूरे गिरावट के बाद आप देखिएगा तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन है और जो पूरी अभी मार्केट की गिरावट आई इसमें रिलेटिवली अगर आप स्ट्रेंथ देखिएगा तो टिस्को में काफी स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को वो कवर्ड कॉल राइटिंग की स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहे हैं, यानी आप फ्यूचर बाय करें और ऊपर की कॉल बेच दें जिसमें प्रीमियम्स अच्छे हैं। तो इसमें क्या है कि गिरावट में स्टॉक में बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं देख रहे हैं और आपको कॉल्स के प्रीमियम मिल रहे हैं। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है तो उस केस में आपको फ्यूचर में फायदा होगा और साइडवेज होता है तो कॉल से आपको प्रीमियम मिलते हैं। तो कवर्ड कॉल राइटिंग की स्ट्रेटजी काफी अच्छी यहाँ पे काम कर सकती है। बट अगर आप डायरेक्शन वाइज देखें तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम के साथ टाटा स्टील में ट्रेडिंग होनी चाहिए। वहीं अगर आप PNB देखेंगे तो PNB में जो सपोर्ट एरिया आ रहा है वो करीब करीब 158 के आसपास आ रहा है और एक रेसिस्टेंस एरिया 163 के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा PSU बैंकिंग में बाइंग आती है और 163 के ऊपर PNB निकलता है तो बाय करके चलना चाहिए। बट अगर आप PSU बैंक्स में देख रहे हैं तो मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा बेटर है और प्राइवेट बैंकिंग में यस बैंक और एक्सिस बैंक इनमें ज्यादा अच्छे मोमेंटम आपको मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई इन सारे बैंकिंग स्टॉक्स पर। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। रजत, देवांग और नितिन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़कर अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। मजबूत है बाजार, 100 अंकों पर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 35 अंकों की मजबूती, 8,450 ये लेवल था कल का हाई और उसके ऊपर टिके रहने में बाजार कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। 850 शेयरों में मजबूती है और 250 शेयर कमजोर है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पिछले 5-6 दिनों से जो तस्वीर नेगेटिव साइड पर दिखती थी आज पॉजिटिव साइड पर दिख रही है बाजार में इस वक्त। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार में म्यूचुअल फंड किस तरह की रणनीति बना रहे हैं इस पर चर्चा होगी। साथ ही बाजार के बड़े दिग्गज कहां खरीदारी कर रहे हैं इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के ताहिर बादशाह जुड़ेंगे इस ब्रेक के बाद।
28,000 के आंकड़े पर है सेंसेक्स, 100 अंक ऊपर और निफ्टी पर है 40 अंकों की मजबूती। 8,475 के बेहद करीब आधा % की मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दिग्गजों के मुकाबले में मिड कैप शेयरों की मजबूती बेहतर है। 0.5% की तेजी आपको दिखेगी मिड कैप इंडेक्स में और छोटे शेयरों में भी रुझान खरीदारी का बरकरार है, बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर चौतरफा खरीदारी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं 0.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स है। लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर भी मजबूती काफी शानदार है। इस वक्त 100 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन इस गिरते हुए बाजार में क्या म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं? करेक्शन उन्हें एक अच्छा मौका दे रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल, म्यूचुअल फंड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर ताहिर बादशाह। ताहिर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। 5 दिनों के शार्प करेक्शन के बाद कुछ राहत, कुछ रिकवरी कल और आज में देखने को मिल रही है। क्या एक अच्छा मौका है खरीदारी का, या फिर कमजोर नतीजे और FIs पर टैक्सेशन के मुद्दे में जब तक क्लैरिटी नहीं आए तब तक और डाउनसाइड रिस्क बाकी है? कैसे देख रहे हैं आप बाजार के डायरेक्शन को? जहां तक FIs का सवाल है और FI का मैट का टैक्सेशन का सवाल है, मुझे लगता है काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है और वो शायद इशू फॉर नाउ मार्केट ज्यादा फोकस नहीं करेगा मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट रिलेटेड जो वॉलेटिलिटी है वो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी और हमने अब तक वैसे बहुत ज्यादा वीक रिजल्ट्स नहीं कह सकते, लेकिन एक मिक्स्ड सेट ऑफ रिजल्ट्स ही देखा है बिटवीन IT कंपनीज और प्राइवेट बैंक्स जिसके नतीजे अब तक निकले हैं। तो लगता है कि जो ओवरऑल अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी है वो कुछ हद तक वीक ही रहेगी। तो उस वीकनेस के अंदर जो वॉलेटिलिटी रहेगी वो शायद एक अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती है, स्पेशली फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो क्लियरली ये जो सब शार्प करेक्शंस है उनमें तो डेफिनेटली एडवांटेज लेना चाहिए और मार्केट एक ऐसे स्टेज में है जहाँ पे फ्रॉम एनी लेवल 3 to 5% करेक्शन ऑलवेज पॉसिबल है। लेकिन कोई अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहा है तो क्लियरली दीज शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो शार्प करेक्शंस ऑफ द मार्केट शुड बी यूटिलाइज्ड। ताहिर, कल जिस तरह से मॉनसून के लिए कलाम आया इंडियन मेट डिपार्टमेंट की तरफ से और हमने देखा था मार्च में पहले बेमौसम बारिश हुई और अब कहा जा रहा है कि शायद नॉर्मल मॉनसून नहीं रहे, आप कैसे देख रहे हैं इसे? और इसके चलते आप पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव कर रहे हैं कि कुछ सेक्टर चर्निंग कर रहे हैं क्या? मॉनसून को लेकर बहुत इजी डिसीजन लेना या फ्रेमवर्क बनाना एज ऑफ नाउ मुश्किल है। जैसे आप जानते हैं कि हालांकि एक डायरेक्शन मिल जाती है आपको IMD के फोरकास्ट से, लेकिन फाइनल नतीजा हमें जब मॉनसून सीजन शुरू होगा और या शायद कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा। लेकिन इस बार हालांकि IMD ने एक वीक मॉनसून की फोरकास्ट की है, लेकिन सिचुएशन शायद ग्राउंड लेवल पे इतनी बुरी ना हो और अगर हम गवर्नमेंट अगर ठीक तरीके से मैनेज कर पाती है और दे पुट इन नेसेसरी सेफगार्ड्स इन प्लेस बिफोर द मॉनसून, तो शायद जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम या रिड्यूस हो सकती है। ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस है, वीट प्राइसेस है वगैरह, वो सब सॉफ्ट कमोडिटी के जो प्राइसेस है वो सब वीक है। तो बहुत ज़्यादा उसके कारण वीक मॉनसून के कारण एग्रेरियन इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा ऐसा लगता नहीं है। हालांकि जो पिछले 3 या 4 साल की जो रूरल एरिया की जो ग्रोथ रही है उससे क्लियरली ग्रोथ रेट विल बी लेसर, डिसेलरेशन जरूर दिखाई देगा। इसलिए बहुत ज़्यादा रूरल एक्सपोजर, डायरेक्ट रूरल एक्सपोजर रखना शायद इस समय अप्रोप्रिएट ना हो। लेकिन आपने जब मिक्स रिजल्ट की बात की तो मिक्स रिजल्ट में एक जो स्पेस मजबूत दिख रही नतीजों के लिहाज से वो है ताहिर प्राइवेट बैंक्स, और कमजोर जो दिख रही है वो है IT शेयर। दोनों ही सेक्टर्स को आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? जहां प्राइवेट बैंक्स क्या आपको करेक्शन के बाद खरीदारी का मौका दे रहे हैं और जो IT शेयर महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या इन नतीजों के बाद से एग्जिट करने की राय है आपकी? IT के भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो एटलीस्ट जो रिड्यूस्ड एक्सपेक्टेशन थे या रिड्यूस्ड गाइडेंसेस जो कंपनीज ऑलरेडी इशू कर चुके थे उनके कंपैरिजन में इतने ज़्यादा बुरे नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए जो मार्केट में अब जो करेक्शन आ रहा है इन दी IT स्टॉक्स, मुझे लगता है कि एक क्लियरली कुछ और 2-4-5% करेक्शन के बाद क्लियरली एक अपॉर्चुनिटी बनती जाएगी। और डिस्पाइट द ओवरऑल वीकनेस, एनीवे बिटवीन 12 से 15% का जो अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो IT सेक्टर में अभी भी
कायम है। तो मुझे लगता है कि उनके वैल्यूएशंस जो अब 17-18 टाइम्स नेक्स्ट ईयर के हिसाब से चल रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो क्लियरली इन दिस करेक्शन आईटी के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इमर्ज हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए 5 दिनों में गिरावट में आप देखिए पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने काफी बड़ी बिकवाली करी है। कल का सेशन में भी जो रिकवरी देखने को मिली उसमें 900 करोड़ रुपए का कैश मार्केट में एफआईआईज का सेल का फिगर आया। 4 दिन में करीब 3300 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। आप इन फ्लोज को किस तरह से पढ़ रहे हैं और क्या आपको लग रहा है जो कल की क्लैरिटी आप कह रहे हैं जिससे आप संतुष्ट भी लग रहे हैं मैट को लेकर, उसके बाद अब एफआईआईज के नंबर्स इंप्रूव होना शुरू होंगे ग्रेजुअली? वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि हमने ऐसी कुछ प्रकार की वीकनेस हमने अर्ली मार्च में भी देखी थी जिसके कारण मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ गया था। लगभग 4-5% करेक्शन हमने तब भी देखा था। इस बार थोड़ा करेक्शन ज्यादा है क्योंकि रिजल्ट सीजन भी जारी है और उससे जुड़ी हुई जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा भारी है। लेकिन क्लियरली मुझे लगता है कि अगर ये मुद्दे थोड़े बहुत हमारे लिए ईज हो जाते हैं और एक दो और जो ट्रिगर्स है, जो इवेंट्स है, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, जीएसटी, लैंड बिल, अगर वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वहाँ पे अगर हमें दिखाई दे तो क्लियरली वापस फ्लोज इंप्रूव हो सकते हैं। उसकी आशा हमें बिल्कुल रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो मार्केट में वीकनेस आई है और कॉरस्पॉन्डिंग फ्लोज में जो कटौती आई है वो क्लियरली यहाँ से इंप्रूव हो सकती है। ओके, तो ये रहा आपकी इंश्योरेंस। लेकिन अब जो आगे के लिए इम्पोर्टेंट इवेंट है वो साफ तौर पर बजट सेशन को लेकर है, इस पार्लियामेंट सेशन को लेकर है जिसमें लैंड एक्विजिशन बिल पर अभी भी राय बनना बाकी। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से बाजार की अपसाइड लिमिट होती दिख रही है और अगर सरकार इस सेशन में इस बिल को पास करवा पाए तो क्या बाजार एक फिर से 9000 या उसके पार या नए हाइस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है? क्या इतना बड़ा ट्रिगर हो सकता है? एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट के हिसाब से क्लियरली ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि जो मेनी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ हद तक लैंड बिल के कारण क्लियरली रुके हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पास हो जाने से एक तो ये होगा कि अनसर्टेनिटी जो मार्केट के माइंड में है इस इशू को लेकर वो हट जाएगी और क्लियरली जो रोड मैप है मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, मैन्युफैक्चरिंग को जो लेग अप देना है उसके लिए जो प्रोविजंस करने हैं उसके लिए भी क्लियरली सपोर्ट मिल जाएगा। तो क्लियरली एक ही लॉन्ग टर्म पॉजिटिव के रूप में इमर्ज हो जाएगा और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि रिजल्ट्स की सीजन कैसे प्रोग्रेस होती है। मुझे लगता है नियर टर्म वॉलेटिलिटी विल बी डिटरमिन्ड बाय बोथ दीज फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। आपने आईटी की बात करी है, बताइए फार्मा सेक्टर में भी काफी बड़ा करेक्शन देखा जा चुका है। आपको लगता है कि यहाँ पर जिन्होंने पहले शेयर खरीद रखे थे उनको अब वापस से और शेयर्स खरीदने चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, या आपको ये लग रहा है कि डाउनसाइड अभी और भी ज्यादा देखने को मिलेगी? Selective stocks, pharma sector में clearly will provide good opportunities, especially in the mid cap side में हमें लगता है कि बहुत ऐसी कंपनीज उभर के आ रही है जिनके बिजनेस मॉडल्स अभी अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं। उनका जो फोकस है जेनेरिक स्पेस पे वो अच्छी तरह से वापस डिफाइन हो रहा है। उनके लिए जो कुछ अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके के जो जेनेरिक मॉलिक्यूल रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज अगले 2 साल में सरफेस हो सकते हैं, वो बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। इनके लिए जो उन्होंने अपने एंड पे जो कंपनीज ने कैपेबिलिटीज डेवलप की है वो भी मुझे लगता है कि सही दिशा में है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इनकी जो ग्रोथ मोमेंटम होगी वो क्लियरली इंडस्ट्री या मार्केट एवरेज से ज़्यादा होगी। तो इसीलिए क्लियरली एट सम कंफर्टेबल वैल्यूएशंस मिड साइज फार्मा कंपनीज या कुछ लार्ज साइज फार्मा कंपनीज के लिए भी क्लियरली एक नज़र रखना चाहिए और उनमें निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे सेक्टर पर। शुक्रिया ताहिर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर इन तमाम मुद्दों पर, तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। 115 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी पर 45 अंकों की मजबूती, अच्छी तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स अब 0.5% के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और लेंगे एक ब्रेक के बाद बाजार के जाने माने दिग्गज वेटरन इन्वेस्टर और फंड मैनेजर आस्क इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भरत शाह हमारे साथ जुड़ेंगे। होगी उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत और साथ ही आपको बताएंगे कुछ बम्पर मुनाफे वाले शेयर भी इस ब्रेक के बाद।
और अब आपके लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आस्क इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भरत शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बाजार में 3 दशकों से ज्यादा का अनुभव रखते हैं। कई सारे उतार चढ़ाव बाजार में वो देख चुके हैं, कई सारे बुलरन्स और कई सारे बेरन भी। जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त बाजार में आगे का क्या डायरेक्शन रहेगा। भरत भाई, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल आपसे अभी के माहौल पर ही लेना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में बाजार फिर से काफी तेजी से गिरे हैं, अब कल और आज में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही। क्या ऐसे में ये समझना ठीक है कि इन सारे माहौल के बीच में बाजार की डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा करेक्शन नहीं होगा? क्या ये समझना ठीक है? मैं शॉर्ट टर्म के लिए मैं प्रेडिक्ट करना नहीं चाहूँगा ना वेदर मार्केट यहीं रहेगी, ऊपर जाएगी शॉर्ट टर्म में या नीचे आएगी। मैं इस विषय में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं है कि शॉर्ट टर्म की मैं प्रेडिक्शन दे सकूँ। बट मैं ये मानता हूँ कि अगले 5 से 10 साल मुझे इंडिया के लिए बहुत महत्व के, बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग की ग्रोथ वाले और फंडामेंटली क्वालिटेटिव ग्रोथ के लिए बड़ा साउंड पीरियड नजर आता है कि जब इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में होगी, इन्फ्लेशन एक एक्सेप्टेबल लेवल पे होगी, कॉरपोरेट सेक्टर की नई ग्रोथ लेने की तैयारी और क्षमता बेहतर होगी, और बैंक्स वगैरह भी जो लास्ट 5-6 साल के डिफिकल्ट फेज के बाद एक अपनी मजबूती पे खड़ी होगी और इन्वेस्टमेंट इंजन रिवाइव होके एक सही दिशा में आएगा, तब जो वो ग्रोथ आएगी वो बड़ी मजबूत, फंडामेंटली साउंड, क्वालिटेटिवली सॉलिड एंड एक लंबे अरसे की होगी। और ये सब जब फैक्टर्स साथ में आएंगे तो ग्रोथ बेहतर आएगी, साथ साथ क्वालिटी ऑफ ग्रोथ इन फॉर्म ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल भी बहुत सुंदर दिशा में आएगी। तो ग्रोथ अच्छी आएगी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव होगी, मतलब क्वालिटी ऑफ ग्रोथ बेहतर बनेगी। तो ये सभी फैक्टर मिला के मार्केट के लिए मैं मानता हूँ कि अगले 5 से 10 साल एक बहुत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क पिक्चर देने वाले शायद नजर में आएंगे। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार काफी बेहतर है। भरत भाई, ये भी बताइए आपको लगता है जिन निवेशकों ने, रिटेल निवेशकों ने अब तक भारतीय बाजारों में पैसा नहीं लगाया या मौका चूक चुका है उनके हाथ से, अब उनको निवेश करने की शुरुआत कर देना चाहिए? जो हाल ही में गिरावट आई है, ये काफी अच्छा मौका है। जो इन्वेस्टर्स के पास लंबे अरसे का व्यू है, जिसमें अच्छे और बुरे बिजनेसेस की परख है और जिनमें शिस्त है कि अच्छे बिजनेसेस ही लेने हैं और उनको भी रीजनेबल दाम में लेने हैं, आपको सिल्वर भी गोल्ड के दाम में नहीं लेना है। हो सके तो आप गोल्ड को गोल्ड ही सिल्वर के दाम में लेने की चेष्टा करनी है। और बाद में जिनके पास विजडम है कि अच्छी चीज अच्छे दाम में लेने के बाद उसमें हर समय पे संशय किए बिना उसमें टिका रहना चाहिए और वो विजडम से उसमें रहना चाहिए। यदि जो इन्वेस्टर ये 4 चीजों का समावेश कर सकता है तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फेज अभी बाकी है। लेकिन हम बार बार हम टाइमिंग करने की चेष्टा करें, हमें अच्छे और बुरे बिजनेसेस की परख ना हो, हमारे में शिस्त ना हो कि अच्छे बिजनेसेस ही ले और उनको भी एक सही दाम में ले उसकी वैल्यू के सामने। यदि वो सब हम नहीं कर सकते तो उनके लिए शायद हर किस्म के समय कोई ना कोई उसमें तब्दीलियां और कोई ना कोई मुश्किलें आएगी। लेकिन हमें लंबे अरसे का क्लियर हमारी कन्विक्शन और अंडरस्टैंडिंग है और हम उसमें ढंग से टिके रहते हैं, तो मैं मानता हूं कि बहुत खूबसूरत दौर, बड़े लंबे अरसे का दौर बाकी है। भरत भाई, लेकिन हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स जनरली या तो गोल्ड में पैसा लगाते हैं या प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, लेकिन क्या आप चूंकि इतना लंबा अनुभव रखते हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि इक्विटी में ही लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया कमाई होती है? क्या ये मानना सही है? मैं मानता हूँ ऐसा जरूर नजर आता है। गोल्ड को तो मैं इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूँ। गोल्ड कोई ग्रोथ और वैल्यू क्रिएटिंग लंबे अरसे के लिए कोई एसेट है ही नहीं।
इंडिया में उसका एक किस्म का मैं मानता हूं कि एक फैटल अट्रैक्शन है, बट गोल्ड को तो मैं कोई सीरियस और लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट के तौर से तो मैं उसको व्यू करता ही नहीं हूँ। फिक्स इनकम वगैरह भी मेंटेनेंस एसेट्स है, वो वैल्यू क्रिएटिंग एसेट के तौर से हमें नहीं देखना चाहिए। इंश्योरेंस भी हमें एक सेफ्टी मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जिसको ज़रूरत है उसके लिए उसके मायने हैं, लेकिन वो कोई वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं है। तो वैल्यू क्रिएटिंग लंबे अरसे की केवल दो ही एसेट क्लासेस है, इक्विटी और रियल एस्टेट। ओवरऑल फैक्टर्स को मैं देखता हूँ तो अच्छी और क्वालिटी इक्विटी इन्वेस्टिंग की आज के दिन लंबे अरसे की रिटर्न बहुत साफ सुथरी और सुंदर आएगी, और मेरे ख्याल से शायद कोई भी दूसरे एसेट क्लासेस से शायद ज़्यादा ही आएगी फॉर अ लॉन्ग रन ऑन अ कंपाउंडेड एनुअल बेसिस। मैं ये ज़रूर मानता हूँ। भरत भाई, जिस तरह से हमने देखा आरईसी का ओएफएस आया, कोल इंडिया के लिए सरकार तेजी से उसको पटरी पर लाने के लिए काम कर रही है। आपको क्या लगता है आगे चलकर विनिवेश जो सरकार करेगी उसमें मौका होगा रिटेल इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने का और आगे चलकर पैसा बनेगा इसमें? मैं मानता हूँ कि गवर्नेंस इश्यू पब्लिक सेक्टर यूनिट में मैंने ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं देखी है। बाय एंड लार्ज जो उनमें हमेशा एक फियर रहता था वो पॉलिसी इशू के मामले में रहता था, और मैं मानता हूं कि अभी जो माहौल नजर आता है वो काफ़ी क्लियर है कि पॉलिसी साफ सुथरी और ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहेगी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए, और यदि ये फैक्टर दुविधा और निकल जाती है तो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को एक नए सिरे से और लंबे अरसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है, और वाकई में वो धीरे धीरे वो फैक्टर वैसा नज़र आ रहा है कि शायद ये पॉलिसी एनवायरनमेंट इंक्रीजिंगली ये पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए काफ़ी क्लियर और साफ सुथरा नज़र आएगा, और वो होता है तो मैं मानता हूँ कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में लॉन्ग टर्म की और एक क्वालिटी की इन्वेस्टिंग बन सकती है। बिल्कुल, तो ये राय आती है। लेकिन भरत भाई, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप कह भी रहते हैं कि इस साल 75 बेसिस पॉइंट या फिर 0.1% और रेट कट हो सकता है, इसकी संभावनाएं दिखती है, तो फिर ऐसे में क्या बैंक्स, ऑटो, इस तरह के रेट सेंसिटिव स्टॉक्स यहीं पर खरीदारी करनी चाहिए, खासतौर से तब जबकि इन शेयरों में एक अच्छा करेक्शन भी हो चुका है? तो क्या गिरावट में ये शेयर अच्छा मौका दे रहे हैं निवेश करने का? फाइनेंस तो इज अ फंडामेंटल इंडस्ट्री। बैंकिंग फाइनेंस precedes the GDP growth rate. It's a lead indicator of the growth of the economy. तो मैं मानता हूँ कि बैंक्स और अच्छे फाइनेंस के बिजनेसेस तो अच्छे ही परफॉर्म करेंगे, और उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी वहाँ अच्छे और साफ सुथरे बिजनेसेस मिलेंगे कि जहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और जहाँ वो ग्रोथ रेट एक पॉलिसी एनवायरनमेंट क्लियर होने पे अच्छे एक्सेलरेटेड बेसिस पे आएगी, तो वहाँ एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जरूर बनती है। ओके, चलिए भरत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए और अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। बाजार में देखिए एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 170 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स है, 28,062 का स्तर आपको दिखेगा, और करीब करीब 70 अंक की बढ़त निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। 8,500 के पास जाने की कोशिश करता हुआ मिड कैप्स में भी करीब करीब 1% का उछाल, एक अच्छा सेशन, एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर। तो ऐसे में वक्त है ये आपको बताने का कि कौन सा वो स्टॉक है जो आपको बम्पर मुनाफा कमाकर दे सकता है। चलिए जानते हैं कौन से शेयर में सबसे ज्यादा दम है। बम्पर मुनाफे वाले शेयर, जी हां, आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो राजेश अग्रवाल हैं ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं? पहला शेयर बताइए। मॉर्निंग हेमंत, ऐसे तो पूरे बाजार में मिड कैपों की बाहर लगी हुई है, बहुत सारे स्टॉक है जिसमें लोग बुलिश हो सकते हैं, हम भी बुलिश हैं, बट 2 अगर चुनना हो तो पहला स्टॉक हमारा रहेगा कल्पतरू पावर का।
जो कि एक बहुत ही बड़ी ईपीसी की कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर ट्रांसमिशन में, लॉजिस्टिक्स में इनके कारोबार है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैले हुए हैं। पावर ट्रांसमिशन का अगर बिजनेस देखें तो ग्लोबली करीब 13.8% की CAGR से ग्रो कर रहा है लास्ट 8 सालों से, और हमें लगता है कि ये ग्रोथ अभी कम से कम आने वाले 3-4 सालों तक बरकरार रहेगी। और भारत में भी जहां सरकार का नजरिया जो है पावर सेक्टर की तरफ से थोड़ा सा नरम होता हुआ नजर आ रहा है या वहां फोकस होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहां भी मुझे ग्रोथ की पूरी उम्मीद है। दूसरे अगर आप देखें तो इनकी जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है वो 1,07,000 मिलियन के आसपास है। इसकी एक सब्सिडरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा रूप में उभर कर आ रही है वो JMC प्रोजेक्ट है, जहां भी अच्छे ऑर्डर बुक्स हैं। दूसरे अगर सबसे बड़ी बात देखें तो इनकी एक सब्सिडरी है शुभम लॉजिस्टिक्स करके, और जिस तरीके का रिस्पांस VRL लॉजिस्टिक्स को मिला है, आने वाले दिनों में जो इनकी प्लान्स है शुभम लॉजिस्टिक्स के IPO लाने को, वहां से एक अच्छा रिस्पांस आता हुआ नजर आ रहा है। तो इनके EPC कारोबार का, इनके पावर ट्रांसमिशन कारोबार का और सब्सिडरी की वैल्यूएशन वगैरह को सबको सम ऑफ पार्ट्स अगर हम जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यूएशन करीब 310 रुपए के आसपास आती है आने वाले 9 से 12 महीने में। इस वजह कर हम इसे रिकमेंड कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये टारगेट आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल अचीव हो जाएंगे। दूसरा स्टॉक जो है हमारी लिस्ट में आज वो ग्लेनमार्क फार्मा का है। अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते ही इस कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी टेमेसैक को बेची है करीब 945 करोड़ रुपए में, जिससे ये डेट कम करने के काम में लाएंगे उस फंड्स को। 2017 तक हमारा मानना है कि और भी कुछ ऐसे स्टेक्स बिकेंगे और जो इंटरनल कैश जनरेशन होगा उससे कंपनी लगभग डेट फ्री हो जाएगी। कुछ मॉलिक्यूल्स इनके अप्रूव होने बाकी है, जो 2017 तक कम से कम 3 मॉलिक्यूल्स की बड़ी अप्रूवल की हमें पूरी उम्मीद है। और यूएस से इनमें इनका अच्छा कारोबार है। टोटल टर्नओवर का करीब 34% के आसपास का टर्नओवर इनके यूएस मार्केट से आता है, और हमारी पूरी उम्मीद है कि नए मॉलिक्यूल्स वगैरह के अप्रूवल के बाद ये कारोबार कम से कम 37 से 40% के CAGR से नेक्स्ट 3 इयर्स में ग्रो करेगा। इस वक्त जो अर्निंग्स 24-25 रुपए के आसपास है, हमारे अनुमान के मुताबिक FY17 में ये EPS 50 रुपए के आसपास हो जाएगी। तो एक तो 50 रुपए की अर्निंग हो जाएगी जो 100% जंप है फ्रॉम करंट लेवल्स। दूसरे कंपनी लगभग डेट फ्री हो जाएगी, फार्मा में एक बड़ा नाम, चौथे यूएस में एक बड़ा मार्केट। इन सब चीजों के मद्देनजर हम ये रिकमेंड कर रहे हैं 1250 रुपए के टारगेट के साथ। ओके, 1250 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से भी लगभग 350 रुपए तक की एक अच्छी अपसाइड बन सकती है, जो कि यहाँ पर 40% के आसपास की हो सकती है। इस स्टॉक में वायदा कारोबार का स्टॉक है और दिग्गज शेयरों में लार्ज मिड कैप्स में आता है, उस लिहाज से एक अच्छा यहाँ पर रनअप आपको देखने को मिल सकता है। कल्पतरू पावर दूसरा स्टॉक है जहाँ पर खरीदारी करने की राय यहाँ पर राजेश की तरफ से। शुक्रिया राजेश आपका हमारे लिए ये 2 बेहतरीन बम्पर शेयर्स देने के लिए। लेकिन इस बीच बाजार अपनी मजबूती बढ़ाते हुए एक अहम लेवल के नजदीक पहुंचने की कोशिश। निफ्टी के दिन के हाई पॉइंट पर 8,500 के बेहद करीब है निफ्टी और 175 अंकों की तेजी होती दिख रही है। सेंसेक्स पर 28,000 के पार निकलकर सेंसेक्स टिकता हुआ, लेकिन असली एक्शन सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी में है। यहाँ पर 1% के आसपास की तेजी के साथ कारोबार होता है। बिल्कुल एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, एक गिरने वाले शेयर के सामने 4 बढ़ने वाले शेयर, और निफ्टी ने कुछ देर पहले 8,502 का एक अपना दिन का हाई भी छुआ है, तो 8,500 के ऊपर अब कारोबार करने की वापस से तैयारी होती हुई आप देख सकते हैं। काफी सारे छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर एक्शन आज देखने को मिल रहा है। आप लिस्ट लंबी है और मेटल कंपनियों में आप देखिए अनिल काफी अच्छा प्रदर्शन आज फिर से देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील 3% ऊपर, सेल में 2% का उछाल आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो मेटल कंपनियों में जो बढ़त देखने को मिल रही थी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, वो आज बरकरार है। यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो काफी मजबूत शुरुआत भारतीय बाजारों की कल की रिकवरी को आगे बढ़ाने की कोशिश। अहम आंकड़े पर 8,500 पर निफ्टी। बड़ा सवाल है कि क्या ये तेजी दिन भर टिकी रहेगी और क्या हम और उछाल देखेंगे, इसका जवाब होगा आगे। लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज IPL, बताएंगे कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं। शो देखने के लिए शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।